नमस्कार दोस्तों, किताबें करती हैं बातें का इस सप्ताह का ये तीसरा और अंतिम अंक लेकर मैं उपस्थित हूँ। इस सप्ताह का अंतिम अंक, क्योंकि हम हर सप्ताह 3 पुस्तकों पर चर्चा करते हैं और 3 पुस्तकों पर चर्चा करने के साथ ही हम इस को समाप्त करते हैं उस सप्ताह के लिए, और फिर अगले सप्ताह के लिए फिर नई किताबों के साथ हम उपस्थित होते हैं। इसी बीच जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन की अवधि और बढ़ी है, 2 सप्ताह और बढ़ी है। सीहोर जैसा शहर जहां ग्रीन, जो अभी भी ग्रीन जोन में बना हुआ है, वहां पर कुछ रिलैक्सेशन, कुछ छूट दी गई है, लेकिन वो छूट बहुत ज़्यादा नहीं है। जो आज मैंने सीहोर कलेक्टर द्वारा जारी किया गया पत्र देखा, तो उस पत्र में जो भारत सरकार द्वारा जितनी छूटें दी गई हैं उसको भी कटौती करके और कम कर दिया गया है। और ये ठीक भी है, क्योंकि एकदम से अगर पूरी छूट दे दी जाएगी तो फिर इस तरह के ग्रीन जोन के रेड जोन में या ऑरेंज जोन में बदल जाने का खतरा बना रहेगा। तो यहाँ पर अभी भी पूर्व की तरह 8 से 12 का ही समय है जिस समय में लॉकडाउन खुलेगा। शैलेंद्र शरण जी नमस्ते, आपका स्वागत है। तो अभी ये तो तय है कि अब 15 दिन का लॉकडाउन और बढ़ चुका है। कुछ सभी जगहों पर थोड़ा रिलैक्सेशन है, लेकिन उस रिलैक्सेशन को भी आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, और उसके साथ ही हमें भी अभ्यस्त होने में थोड़ा सा समय लगेगा कि हम वापस ज़िंदगी के साथ पुरानी पटरी पर उतर आएं। जो संकेत हैं कि जो लॉकडाउन के बढ़ाने का क्रम है वो एक बार और होगा। योगिता यादव जी आ चुकी हैं, जिनकी किताब पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार योगिता जी। सुधा ओम ढींगरा जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ चुकी हैं। सुधा जी, आपका स्वागत है। तो ये पुस्तकों पर चर्चा का जो क्रम है, ये मुझे लगता है कि और आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से इन दिनों कोरोना के नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि अभी इसको थोड़ा सा और आगे बनाए रखने की ज़रूरत है। हालांकि थोड़ी बहुत मूलभूत सुविधाओं को शुरू करना होगा। आज इस सप्ताह की तीसरी किताब के साथ मैं उपस्थित हूँ। राजीव जी, आपका स्वागत है। जो मैंने कहा था पहले ही, जिस बात पर मैंने चर्चा की थी कि इस सप्ताह तीनों पत्रकार हैं जिनकी किताबों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आकांक्षा पारेख काशिव, उनकी कहानी संग्रह पिघली हुई लड़की पर चर्चा की। फिर उसके बाद हमने विनोद भारद्वाज जी के मिर्ज़ा गालिब का जो जीवनी उन्होंने लिखी है, गली कासिम जान, उस पर चर्चा की। वो भी पत्रकार हैं। और आज हम जिस तीसरी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भी मूल रूप से पत्रकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो केवल पत्रकार ही हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कथाकार हैं। और पिछला जो उपन्यास उनका आया है, ख्वाहिशों के खांडव वन, उसके द्वारा उन्होंने उपन्यासकार के रूप में भी अपनी उपस्थिति बहुत सशक्त तरीके से दर्ज की है। कहानी में तो वो अपनी उपस्थिति सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि पहले ही कहानी संग्रह के साथ उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मिला। क्लीन चिट नाम से जो उनका कहानी संग्रह आया। यहाँ पर ये बात उनमें और मुझ में कॉमन है कि हम दोनों भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार साझा करते हैं। उनको भी, मुझे भी मिल चुका है उनसे 5-6 साल पूर्व, और उन्हें भी मिल चुका है। उनकी एक कहानी राजधानी के भीतर बाहर के लिए उनको राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान दिया गया, और संयोग ये रहा कि उनको और मुझे संयुक्त रूप से वो पुरस्कार उस वर्ष दिया गया। मुझे मेरी कहानी चौपड़े की चुड़ैलें के लिए दिया गया, तो योगिता यादव जी को वो राजधानी के भीतर बाहर के लिए दिया गया, और हम दोनों ने संयुक्त रूप से वो पुरस्कार सम्मान आदरणीय मन्नू भंडारी जी के हाथों प्राप्त किया। ये हम योगिता यादव जी का और मेरा, हम दोनों का बड़ा सौभाग्य है कि राजेंद्र यादव कथा सम्मान हमें मन्नू भंडारी जी के हाथों प्राप्त हुआ, जिनको हम कॉलेज के दिनों में पढ़ते रहे और जिनकी कहानी पर बनी हुई फिल्म देखते रहे। जी हाँ जी योगिता जी, आप सच कह रही हैं, क्योंकि आपको 2014 में
ज्ञानपीठ नवलेखन मिला है और मुझे 2009, तो 5 साल की सीनियरिटी मेरी है। लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ ने ये जो परंपरा शुरू की नवलेखन पुरस्कार, इसके द्वारा उन्होंने कई नए लेखकों को प्रोत्साहन दिया और कई अच्छे चेहरे इसके बहाने सामने आए जो इन दिनों कथा में, कविता में सक्रिय हैं। तो इस तरह की जो परंपराएं होती हैं वो बहुत लंबे समय के बाद में अच्छे परिणाम देती हैं। रविंद्र कालिया जी का संपादक कार्यकाल जो रहा, उस दौरान भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार एक बड़ा सम्मान समारोह के रूप में आयोजित होता था और नए लेखकों को उस प्रोग्राम के द्वारा बहुत मान सम्मान प्रदान किया जाता था। तो आप और हम उसी एक क्रम से यहाँ तक आते हैं। इस बीच उनकी एक किताब जो कथेतर गद्य के रूप में आस्था की अर्थव्यवस्था भी सामने आई और ये आस्था की अर्थव्यवस्था जम्मू के मंदिरों पर केंद्रित एक उनकी किताब थी। चूँकि वो जम्मू में पोस्टेड रहीं, जम्मू में पत्रकारिता करती रहीं लंबे समय तक और इन दिनों दिल्ली नोएडा वाली जो पत्रकारिता है उसका हिस्सा हैं। योगिता यादव जी कथा की उस पीढ़ी से हैं जिस पीढ़ी में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मैं हमेशा इस बात को बहुत ज़ोर देकर कहता हूँ कि ये जो पीढ़ी पूरी की पूरी सामने आई है, जो कि वर्ष जिसे कहते हैं कि नई सदी में जो सामने आई है, इसी में क्रम से 1-2 पीढ़ियाँ सामने आ गई हैं। लेकिन जो 2004-2005 के आसपास जो कथा पीढ़ी सामने आई, उसका दूसरा हिस्सा फिर 2014-15 के आसपास सामने आया। तो ये 2 पीढ़ियां जो सामने आई कथा की नई सदी में, इन दोनों पीढ़ियों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और ये बहुत अच्छा संकेत है। ये बहुत अच्छा संकेत है कि जो इससे पूर्ववर्ती पीढ़ी में हम देखेंगे तो महिला रचनाकारों की संख्या कम हुआ करती थी, लेकिन अब हम देखते हैं तो इस पूरी पीढ़ी में महिलाओं का दबदबा है और उनकी संख्या भी ज़्यादा है और वो लिख भी खूब रही हैं, अच्छा लिख रही हैं, खूब लिख रही हैं। और अगर कहीं 10 कहानी संग्रह या 10 किताबों का विमोचन होता है तो उसमें से 7-8 महिलाओं की होती हैं ये किताबें। ये बहुत सुखद संकेत है क्योंकि जो इसमें मैत्रेयी पुष्पा जी ने भी लिखा है, भूमिका में उन्होंने लिखा है कि स्त्री की कहानी को स्त्री ही लिख सकती है। स्त्री की कहानी को पुरुष कितनी ही कोशिश कर ले वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि स्त्री की पीड़ा, उसकी बेचैनियाँ, उसके जीवन के संकट, उसकी जीवन की तकलीफ़ें, वो सारी की सारी केवल उसी ने भोगी होती हैं, इसलिए उसे ही पता होता है कि उसका जीवन कैसा रहा है। तो जब वो खुद लिखेगी तो बहुत प्रामाणिक रूप से लिखेगी और जिसे कहते हैं कि बहुत स्त्री के जीवन के साथ जुड़कर लिखेगी। तो ये जो इन दिनों स्त्री लेखन बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, इससे स्त्रियों के जीवन के अलग अलग पक्षों की बहुत सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं। चूँकि स्त्री अब कामकाजी स्त्री भी है, तो वो कामकाजी स्त्री के रूप में जो उसका जीवन है उसका एक नया पक्ष खुलकर सामने आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर इसको हम ये कह सकते हैं कि ये लेखन में महिलाओं का समय है। मैं खुद एक पत्रिका का संपादक मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो कहानियाँ आती हैं या जो कविताएं आती हैं उसमें लगभग 70 से 75% जो कहानियाँ कविताएं आती हैं वो स्त्री लेखन या महिलाओं की ही होती हैं। और ज़्यादातर हम ये करते हैं कि एक अंक में हमको पुरुष लेखकों की कहानियाँ ढूंढ कर रखनी पड़ती हैं कि एक आध तो रख लें कम से कम। और कई बार ऐसा होता है कि सारी कहानियाँ स्त्री लेखकों की होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और इस पूरे परिदृश्य में योगिता यादव जैसे जो लेखक हैं ये बहुत सशक्त तरीके से स्त्री जीवन का पक्ष रचनाओं में रख रहे हैं। अगर हम उनके पहले कहानी संग्रह क्लीन चिट की बात करें या ख्वाहिशों के खांडवन की बात करें या इस किताब की बात करें, गलत पते की चिट्ठियाँ, जिस किताब पर आज हमें चर्चा करना है, गलत पते की चिट्ठियाँ,
ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होकर आई हुई किताब है और इसी साल 2020 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इसका विमोचन हुआ और विमोचन के अवसर पर मैं उपस्थित रहा। सुभाष नीरव जी, धन्यवाद, आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये लेखन में महिलाओं का समय है। उपस्थित रहा, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ भरा, क्योंकि योगिता यादव जी के प्रशंसक बहुत हैं, तो वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल था, तो बस दूर से खड़े होकर मैंने इस किताब का विमोचन देखा था। ये किताब 190 रुपये की किताब है और 120 पेजों की किताब है। इसमें योगिता जी की 10 कहानियाँ हैं और वो 10 कहानियाँ अलग अलग भावभूमि की कहानियाँ हैं, अलग अलग विषयों की कहानियाँ हैं और अलग अलग तरीके से लिखी गई कहानियाँ हैं। और इन कहानियों को पढ़ते समय हमें उनकी रेंज पता चलती है कि किस विस्तार के साथ में वो अपने विषयों को चुनती हैं और कहाँ कहाँ से वो विषय उठाती हैं। चूँकि पत्रकार हैं, इसलिए उनकी कहानियों में जो ये 10 कहानियाँ, इसमें से 2-3 कहानियों में पत्रकारिता है और होना भी चाहिए। आप जिस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं वो पेशा आपकी कहानियों में, आपकी रचनाओं में आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उस पेशे को देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे अगर कोई गृहिणी है या हाउसवाइफ है और उसके साथ वो कहानीकार या कवि भी हैं, तो उनके जीवन में घर ज़रूर होना चाहिए और उस घर में उस महिला की भूमिका क्या है वो ज़रूर होना चाहिए। जिन अधिकारों की बात हम लगातार करते आ रहे हैं, वो अधिकार उस घर में उनको प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसकी बात भी होना चाहिए। तो जब योगिता यादव जैसे पत्रकार, जो बड़े गुणी पत्रकार हैं, और योगिता यादव तो जम्मू में इतने वर्षों तक उन्होंने पत्रकारिता की है और बहुत जिसे कहते हैं एक शब्द होता है, बहुत दबंग पत्रकारिता की है उन्होंने, जो उनके लेखों से या उनकी टिप्पणियों से मुझे पता चलता रहा। तो इस तरह के पत्रकार जब लेखन में आते हैं तो लेखन में वो अपनी पत्रकारिता के पूरे अनुभव को लेकर आते हैं और वो जो अनुभव उनके साथ आता है वो अनुभव इन कहानियों में दिखाई देता है। योगिता यादव की इस कहानियों को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि वो शिल्प की बाजीगरी दिखाने में बहुत विश्वास नहीं रखती हैं, कि शिल्प के कौशल और शिल्प के द्वारा एक जिसे कहते हैं एक आभासी दुनिया रची जाए और एक मायाजाल रचा जाए शिल्प का, जिसमें पाठक फंस जाए और वो आपकी रचना को पढ़ ले जाए। और इसका एक लाभ आपको ये हो कि कई बार ऐसा होता है कि पाठक आपकी कहानी को समझ नहीं पाता, लेकिन वो सोचता है कि ये जो मुझे समझ नहीं आया ये शायद मेरी ही कमजोरी है, लेखक ने कुछ बहुत ऊंची बात कह दी है। इसी में मैत्रेयी पुष्पा जी लिखती हैं कि लेखक या पाठक जो होता है वो हमेशा सीधी सादी रचनाओं और सीधी सादी कहानियों की इच्छा करता है और उन्हें पढ़ना पसंद करता है। ये बड़ी बात मैत्रेयी पुष्पा जी ने इस भूमिका में कही है। एक पाठक को चाहिए क्या? एक पाठक को एक बहुत सीधी सादी सी कहानी चाहिए, एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ने के बाद कोई दूसरा उसे समझाए नहीं कि इस कहानी का मतलब ये था, वो खुद समझ जाए कि ये कहानी थी क्या। अगर किसी दूसरे को समझाना पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि लेखक कहीं गड़बड़ है। ये सारी कहानियां जो हैं, ये कहानियां बहुत सीधी और सरल कहानियां हैं। इनमें जटिलता है, इनमें वो जटिलता है जो नई कहानी में होती है, लेकिन वो जटिलता शिल्प में नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जटिलता जो है वो शिल्प में नहीं है, वो जटिलता जो है वो कहीं ना कहीं उसके कथ्य में है। जब पाठक उसे पढ़ता है तो शिल्प की भूल भुलैया नहीं है उसके सामने, कि एक कठिन सा शिल्प उसके सामने है जिसमें फंसकर वो ढूंढता रह जाएगा कि कहानी का कौन सा सिरा उसने कहां से पकड़ा था और कौन सा छोड़ दिया। योगिता यादव जी के यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो शिल्प का कोई तामझाम खड़ा नहीं करती हैं और
ये इन दिनों थोड़ा कम देखा जाता है। अक्सर ये होता है कि शिल्प के तामझाम खड़े करने के मुंह से लेखक बच नहीं पाता है। उसे लगता है कि कुछ ऐसा हवाई पैदा किया जाए और कुछ जादुई प्रभाव कहानी में पैदा किया जाए। कहानी जिंदगी की होनी चाहिए। कहानी हवा या आसमान की नहीं होनी चाहिए। जब आप जिंदगी की कहानी लिखेंगे, जब आप ज़मीन की कहानी लिखेंगे, तो वो कहानी पसंद की जाएगी। जब आप हवा में उड़ेंगे, जब आप हवाओं की कहानी लिखेंगे, तो वो कहानी हो सकता है एक श्रेष्ठी वर्ग आलोचक को पसंद आ जाए, कुछ समीक्षकों को पसंद आ जाए, लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य आलोचक या समीक्षक नहीं है। हमारा अंतिम उद्देश्य हमारा पाठक है। हमारी कहानियाँ, हमारी रचनाएं हमारे पाठक को पसंद आनी चाहिए। अगर आप किसी आलोचक को प्रसन्न करने के लिए, किसी समीक्षक को प्रसन्न करने के लिए एक्स तरीके से या वाई तरीके से लेखन करते हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो समय अब बीत गया है। इन दिनों सोशल मीडिया का समय है और जहां पर पाठक और लेखक सीधे जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में जो एक मीडिएटर हुआ करता था, वो अब हटाया जा चुका है। उसको पाठक ने हटा दिया है। अब पाठक खुद तय करता है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर आप पुराने तरीके से लेखन कर रहे हैं तो फिर आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन योगिता यादव जी की कहानियों में ये नहीं है। वो सारी कहानियां पाठक के लिए लिखती हैं और सीधे पाठक के लिए लिखती हैं। ये बात अच्छी लगती है मुझे उनकी कहानियों में। जो इसमें मैत्रेयी जी का जो एक कथन है वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। मेरे लिए सुकून का विषय रहा कि कहानियों के जरिए लेखकों और लेखिकाओं के फैलाए विशिष्ट वाकजाल से बची और कहानियां सरलता के साथ पढ़ पाई। ये मैत्रेयी जी कह रही हैं। ये कहानियां जीवन से निकली हुई कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। ज्यादातर कहानियों के केंद्र में स्त्री है और ज्यादातर कहानियां स्त्री के आसपास चलती हैं। और इन कहानियों की स्त्री एक रेखीय स्त्री नहीं है। एक जिसे कहते हैं कि इकहरी या एक तरफ से देखी जाने वाली स्त्री नहीं है। उस स्त्री के कई रूप दिखाई देते हैं। और जैसे अगर हम बन्नों की बात करते हैं, हम जब कहानियों पर आएंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन एक पात्र है बन्नो। वो बन्नो अद्भुत हठीली पात्र है। वो आज के जनरेशन की लड़की है, जो आज की पीढ़ी, जो आज चल रहा है, इस पीढ़ी की। इन दिनों तो पाँच साल में भी पीढ़ियां नहीं बदलती। इन दिनों तो 2 साल में ही पीढ़ियों के चेहरे बदल जाते हैं। 2 साल पहले अगर की पीढ़ी का व्यवहार अगर ऐसा था, तो 2 साल बाद की पीढ़ी का व्यवहार उससे बहुत अलग होगा। जो हम अगर 50 साल पहले की बात करते हैं, नीलिमा शर्मा जी आपका स्वागत है। 50 साल पहले 10-10 साल के अंतर वाली पीढ़ियां भी एक सा व्यवहार करती थी। जैसे हमारे दादाजी का व्यवहार लगभग वैसा ही रहा होगा जैसे हमारे पिताजी का है। बहुत फर्क नहीं होगा। फर्क होगा तो 19-20 फर्क होगा। लेकिन इन दिनों आप अगर एक भाई 20 साल का है और दूसरा भाई अगर 16 साल का है, तो इन 4 सालों में आप देखेंगे कि 4 सालों में ही वो पीढ़ियों के बीच गजब का परिवर्तन है। दोनों के व्यवहार में गजब का परिवर्तन है। तो ऐसे में जब योगिता यादव जी बन्नो पात्र उठाती हैं, तो वो बिल्कुल आज की मिट्टी से बनाती हैं। वर्तमान 2020 में से वो मिट्टी उठाती हैं और उस मिट्टी में 2020 का ही पानी डालकर उसको गूंथती हैं और 2020 में ही बैठकर उसको बन्नों को गढ़ती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है लेखक के लिए। योगिता यादव जी को इसके लिए पूरे मार्क्स दिए जाने चाहिए। शेर सिंह जी धन्यवाद, आपको पसंद आ रहा है ये क्रम। पूरे अंक इसलिए दिए जाने चाहिए क्योंकि लेखक, मेरा अपना जो विचार है लेखक को लेकर, कि एक लेखक को हमेशा त्रिआयामी दृष्टिकोण रखना चाहिए कि वो भूत से जुड़ा रहे, कि पीछे जो अतीत है, जो माजी है, वो क्या रहा है, कैसा रहा है, उसको पता रहे।
भविष्य पर उसकी दृष्टि हो कि भविष्य में ये जो परिवर्तन चल रहा है इसका क्या परिणाम आएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में वो खड़ा रहे। वर्तमान का मतलब इन दिनों बहुत बदल गया है। इसको आप समझने की कोशिश करें कि वर्तमान का मतलब इन दिनों आज और केवल आज होता है। आज से 50 साल पहले वर्तमान का मतलब होता था कि ये गए हुए 2-4 साल और आने वाले 2-4 साल। आजकल वर्तमान का मतलब केवल आज है। तो योगिता जी जब बन्नो पात्र गढ़ती हैं तो वो बन्नो पात्र 2020 में बैठकर ही उसकी रचना करती हैं। एक लेखक की सजगता इतनी होनी चाहिए कि वो अपने समय के साथ सीधा कनेक्ट रहे। उसके समय की पीढ़ी क्या कर रही है वो उसको पता रहे। उसको ये पता रहे कि ये जो पीढ़ी इन दिनों सामने आई है उसका बर्ताव क्या है, उसका व्यवहार क्या है। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र जी धन्यवाद। धन्यवाद हरिवल्लभ शर्मा जी। तो ये जो वर्तमान की परिभाषा जिस तरीके से बदल दी गई है इस पर नजर रखना आजकल रचनाकार को बहुत जरूरी है। और इन कहानियों को जब आप पढ़ते हैं, इन कहानियों को जब आप बैठकर इनको एक के बाद एक पढ़ते जाते हैं तो ये आपको एहसास दिलाती हैं कि ये 2020 की कहानियां हैं। ये 2020 में लिखी गई, 2020 में गढ़ी गई और 2020 के पानी से रची गई कहानियां हैं। इनमें आज का वर्तमान है। इनमें 5 साल पुराना वर्तमान नहीं है, 4 साल पुराना वर्तमान नहीं है, 3 साल पुराना वर्तमान नहीं है। इसमें 2020 का वर्तमान है। यह समझना अब लेखक के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वर्तमान की परिभाषा बदल गई है। अब तेजी से बदलते हुए समय में और ये सोशल मीडिया के कंधों पर सवार होकर जो समय ने तेज गति पकड़ी है, जिसको लॉकडाउन ने थोड़ा सा स्लो किया है, लेकिन फिर भी जो तेज गति से दौड़ रहा जीवन है उसमें वर्तमान वही होता है जो समय चल रहा होता है। इस बात को योगिता यादव जी ने बहुत अच्छे से इस संग्रह में दिखाया है। इस संग्रह की स्त्रियां, जो मुझे लगता है कि इस संग्रह की स्त्रियों पर अलग से चर्चा की जा सकती है कि एक संग्रह में कितनी अलग अलग तरह से स्त्रियों को दिखाया जा सकता है। एक ही कहानी में कितनी तरह से स्त्रियों को दिखाया जा सकता है। जैसे एक फुटबॉल कहानी है, उस फुटबॉल कहानी को अगर आप देखें तो उस फुटबॉल कहानी में शुभांगी है, उसमें सुधा है और उसमें उन दोनों की सास है। 3 महिला पात्र हैं और तीनों पात्रों का पूरा जो गठन है वो बिल्कुल अलग अलग तरह का है। तो ये जो अलग अलग तरीके से गठन करना है ये बहुत मुश्किल काम होता है। सुधा जी नमस्ते। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि एक लेखक को हमेशा त्रिआयामी होना चाहिए। उसको भूतकाल के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए, भविष्य क्या हो सकता है उसे पता होना चाहिए और वर्तमान क्या चल रहा है उसे पता होना चाहिए। हमारे कई लेखक इन दिनों एक कमी से जूझ रहे हैं कि वो अपने समय पर और अपने वर्तमान पर बहुत पैनी नजर नहीं रख पाते हैं। और इसके कारण ये होता है कि जब उनकी कहानियां हम पढ़ने बैठते हैं तो वो कहीं कहीं चीजें छूटती हैं। जी सारंग जी, सही कहा आपने। योगिता जी बहुत अच्छी कथाकार हैं, मेरी पसंदीदा कहानीकार हैं। एक और बहुत अच्छी कथाकार अंजू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है अंजू जी। आज हम योगिता यादव जी के कहानी संग्रह पर चर्चा कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा कहानी संग्रह है गलत पते की चिट्ठियां। पहले जो हम योगिता जी के कहानियों के जो शिल्प की जो हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी चीज जो उनकी कहानियों में मुझे देखने को आती है कि उनके संवाद, जो पात्र उनके यहाँ संवाद बोलते हैं वो संवाद बहुत सधे हुए संवाद हैं। उनके पात्र कहीं भी शब्दों की फिजूल खर्ची करने में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे एक कहानी है जिसमें एक जासूस के साथ में एक महिला बात कर रही है। उस महिला के आप उत्तर देखिए, जो वो जासूस के साथ बहस कर रही है, और उसमें उस महिला के उत्तर देखिए।
असल में जब लेखक अपने पात्र के लिए संवाद गढ़ता है तो कई बार ये हो जाता है कि वो संवाद गढ़ते गढ़ते वो ये भूल जाता है कि उसने एक पात्र को शरीर प्रदान किया है और वो पात्र एक जीता जागता पात्र बन गया है और उस पात्र का दृष्टिकोण ऐसा बनाया गया है और वो पात्र ऐसा सोच रहा है और उस पात्र का विचार ऐसा है, वो पात्र इस तरह से व्यवहार करता है। ये चीज अगर लेखक के दिमाग से जरा सी भी स्लिप होती है तो पात्र के संवाद जो हैं वो आउट ऑफ ट्रैक होने लग जाते हैं। कई कहानियों में आपने देखा होगा कि अचानक किसी पात्र के संवाद अलग तरीके के होने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर इस कहानी संग्रह को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि संवाद इतने भरोसे के साथ कहे जाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो पात्र यही संवाद बोलने के लिए गढ़ा गया था और इतने ही शब्दों से उसको ये वाक्य बोलना था। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कहानी में जब संवाद आते हैं तब लेखक के पूरे कौशल का पता चलता है। देखिए, एक तो होता है किस्सा गोई। किस्सा गोई जो भी कहानीकार हैं अमूमन सबके पास किस्सा गोई होती है। तो किस्सा गोई आपकी कहानी का एक हिस्सा होती है और वो आपको 60% 70% पार लगा देती है कि आप दृश्य चित्र खींच दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन उसके बाद में किस्सा गोई कहाँ खत्म होती है? जहाँ संवाद डालने होते हैं कि ये पात्र अब ये संवाद बोल रहा है, तो वहां पर अब किस्सा गोई साथ नहीं देगी आपकी। अब आपकी भाषा आपकी साथ देगी। अब भाषा को लेकर आपका सारा अध्ययन है वो आपका साथ देगा। इस संग्रह को पढ़ते समय जो बात समझ में आती है कि चूंकि योगिता जी पत्रकारिता करती हैं तो और उस पीढ़ी की पत्रकार हैं जिस पीढ़ी के पत्रकारों के पास भाषा होती थी, और ये आज की पीढ़ी की पत्रकारिता नहीं है जहां पर पत्रकारों के पास बाकी सब कुछ है, भाषा नहीं है, भाषा की तमीज नहीं है उनके पास में। लेकिन योगिता जी उस पीढ़ी की पत्रकार हैं जिस पीढ़ी में भाषा और भाषा को बरतने की तमीज हुआ करती थी, और वो तमीज इस पूरे कहानी संग्रह में दिखाई देती है। जब कोई पात्र संवाद बोलता है तो पता चलता है कि भाषा का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से किया जा रहा है। चिड़ियाओं वाली एक कहानी है। उस चिड़ियाओं वाली कहानी में चिड़ियाओं की जो आपस में चर्चा है, चूंकि वो संवाद प्रधान कहानी है, इसलिए वहां पर वो पूरा दिखाई देता है। सुभाष जी धन्यवाद आपका कि वही बात मैं कह रहा हूं कि संवाद जो है वो पात्र के चरित्र के अनुरूप होने चाहिए और बिल्कुल एकाकार होना चाहिए कि जो संवाद आ रहा है वो संवाद ऐसा लगे कि वो पात्र ही है, वो उसी पात्र द्वारा बोला जा सकता था। ये धन्यवाद सुभाष जी इस बात को और बल देने के लिए। तो योगिता यादव जी भाषा का उपयोग बहुत खूबसूरती से करती हैं इस पूरे कहानी संग्रह में, और यहां तक कि बन्नों के संवाद जो हैं, एक नई पीढ़ी की खिलंदर लड़की और उसके बोलचाल में वो नई पीढ़ी का सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो भाषा जो एक रचनाकार की भाषा होनी चाहिए वो वहां उपस्थित दिखाई देती है। ये कमाल योगिता जी के यहां होता है। ये 10 कहानियां जिनको मैंने पिछले दिनों में पढ़ा, इन 10 कहानियों ने अलग अलग प्रभाव मुझ पर छोड़ा। जैसे कांच का जोड़ा। कांच का जोड़ा बहुत साधारण सी कहानी ऐसे लगती है देखने में। एक डॉल्फिन का कांच का जोड़ा है, वो गिरकर टूट गया है और उसके बहाने से ये कहानी उपज रही है। लेकिन जब आप उस कहानी के मूल के साथ उस डॉल्फिन के जोड़े को कनेक्ट करते हैं तो वो कहानी बहुत बड़ी कहानी हो जाती है। जैसे ये दिन अभी तांबई हैं, आखिरी कहानी जो है वो भी लगभग ऐसी ही कहानी है जो बाहर से देखने में बहुत ऐसा लगता है कि बहुत सीधी सी कहानी है, लेकिन उस कहानी में बहुत कुछ दिखाई देता है। इन कहानियों को आप पढ़ेंगे
तो इन कहानियों में एक कामकाजी स्त्री के माँ नहीं बन पाने की पीड़ा है, क्योंकि करियर सामने है और वो माँ नहीं बन सकती, इसके कारण गर्भपात कराना पड़ रहा है। इन कहानियों में तलाक की दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी स्त्री की व्यथा है। उन घरेलू स्त्रियों की कहानी है जिनका जीवन चिड़ियाओं की तरह बेकार हो जाता है। उस दबंग लड़की बन्नू की कहानी है जो जूझती है, जो लड़ती है, और या फिर अश्वत्थामा पुनः पुनः में जासूस के सामने बैठकर बहस कर रही वो स्त्री की कहानी है, और या फिर रेखा की कहानी है। तो ये जो स्त्रियों का पूरा संसार दिखाया जाता है इन कहानियों में, ये संसार पूरा फैला हुआ संसार है। जब आप इसको देखते हैं तो इसमें हर वर्ग की, हर तबके की स्त्री आपको दिखाई देती है, और वो उन सबको मिलकर एक समग्र स्त्री संसार की रचना इस कहानी संग्रह में दिखाई देती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इन दिनों जो होता है कि आप किसी कहानी संग्रह को उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जो स्त्रियां आ रही हैं वो स्त्रियां लगभग एक जैसी स्त्रियां आ रही हैं। वो उन स्त्रियों, कहानियों का विषय बदल रहा है, कहानियों का कथ्य बदल रहा है, कहानियों की भावभूमि बदल रही है, लेकिन कहानी की स्त्रियां कमोबेश एक ही वर्ग से आ रही हैं, वो नहीं बदल रहा है। तो ये कहानियां जो हैं ये बहुत इस मामले में अलग हैं, क्योंकि ये स्त्री के पूरे संसार को लेकर आती हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि किसी एक वर्ग की स्त्रियों को साथ लेकर चलती हैं। सारंग जी, आपने सही कहा कि जब तक जड़ों से नहीं जुड़े होंगे तब तक आप कम से कम रचनाकार नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लोक में अपनी जड़ें बिठानी पड़ेंगी, आपको जीवन में अपनी जड़ें बैठानी पड़ेंगी, आपको समाज में अपनी जड़ें बैठानी पड़ेंगी, आपको अपने शहर में, अपने देश में, अपने पूरे परिवेश में अपनी जड़ें बैठानी पड़ेंगी, और बहुत गहरे से उन जड़ों के माध्यम से वो सब खींचना पड़ेगा जो रस होता है और जिससे रचनाएं जन्म लेती हैं। ये सारा सब कुछ जब हम योगिता यादव जी की कहानियों को पढ़ते हैं तब तो ये पता चलता है कि उनकी जड़ें कितनी गहरी बैठी हुई हैं। कोई भी रचना अपने समय से उतनी ज्यादा ऊपर चली जाती है जितना उस रचना को रचने वाला रचनाकार नीचे गहरा बैठा हुआ होता है। वो जितना गहरे उतरेगा उसकी रचना अपने समय से उतना ऊपर निकल जाएगी, और जब आप जड़ों से कटने लग जाते हैं तब आपकी रचनाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं। इन कहानियों को पढ़ते समय पता लगता है कि योगिता यादव जी की जड़ें समाज में, परिवेश में, देश में, स्त्री संसार में और लोक में, जीवन में, सब में बहुत गहरे तक उतरी हुई हैं, और उसी का परिणाम होता है कि वो इस तरह की अलग अलग भावभूमि पर लिखी गई ये इन कहानियों को लेकर आती हैं। अब इन कहानियों की हम चर्चा करें जो इस कहानी संग्रह में संकलित की गई हैं। गलत पते की चिट्ठियां एक चीज जिसके बारे में मैं कहानियों पर चर्चा करने से पहले जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तक है, और भारतीय ज्ञानपीठ एक बड़ा प्रकाशन संस्थान है देश का और एक नामचीन संस्थान है। भारतीय ज्ञानपीठ की किताबों में अगर प्रूफ की इतनी ज्यादा गलतियां होंगी तो पाठक के मन में खिन्नता आएगी। वो इसलिए क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ एक ऐसा प्रकाशन संस्थान है जिनके मानक हैं, जिन्होंने प्रकाशन के मानक स्थापित किए हैं, जिन्होंने भाषा के मानक स्थापित किए हैं। अगर उनके यहाँ पर एक एक पेज पर इतनी प्रूफ की गलतियाँ दिखाई देंगी तो इसको कम से कम पाठक क्षमा नहीं कर सकते, और ये लेखक के साथ भी अन्याय होता है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक पाठक जब पूरे रस में किसी कहानी को पढ़ रहा होता है, किसी कहानी के साथ जुड़ रहा होता है, तो उस समय
प्रूफ की एक गलती जो होती है उसके 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 लिए दाल में आए हुए कंकर के समान होती है, जो कट से उसके दांत के अंदर दबकर और उसको पीड़ा देता है। तो इस किताब में कम से कम प्रूफ की ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस इतनी महत्वपूर्ण किताब में अगर इतनी सारी गलतियां हैं, आवरण पृष्ठ पर ही पीछे ही बहुत सारी गलतियां हैं, अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, तो फिर थोड़ा सा ये अक्षम्य होता है। ये 10 कहानियों की अगर हम बात करें तो इस संग्रह की शुरुआत होती है गलत पते की चिट्ठियां, और ये गलत पते की चिट्ठियां जो कहानी संग्रह का नाम भी है गलत पते की चिट्ठियां, और उसी के साथ इस संग्रह की भी शुरुआत होती है। सांदली रानी, सुनार और कुम्हार के बीच चलती हुई एक कथा है जो लोक कथा है, जो मैं बार बार कहता हूं कि हर एक कहानीकार के लिए, हर एक रचनाकार के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी जड़ें लोक में बहुत गहरे तक उतरी रहें, जीवन में बहुत गहरे उतरी रहें, लोक जीवन में, जन जीवन में और उन परंपराओं में, वो सब जिनसे मिलकर हमारा जीवन बनता है, उन सब में आपकी जड़ें उतरी रहें। जब आपके पास लोक कथाओं का अद्भुत भंडार खुला हुआ है, वहाँ इतने सारे पात्र हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सांदली रानी की कहानी के बहाने से उसका कायांतरण किया गया है, उसका रूपांतरण किया गया है मंजरी में। ये बहुत मुश्किल कहानियां होती हैं जब आप इतिहास का या लोक कथा से एक पात्र उठाते हैं और उस पात्र को उठाकर आप वर्तमान के किसी पात्र में उसका कायांतरण कर देते हैं। तो ये इतना सफाई के साथ होना चाहिए कि वो पाठक उसको पकड़ ना पाए। और जैसे कमलेश्वर जी ने राजा निर्बंसिया में किया था, मैं तो उस एक कहानी का इतना मुरीद हूं कि वहां पर इतनी सफाई के साथ राजा निर्बंसिया का कायांतरण किया जाता है कि वो आपको समझ ही नहीं आता कि राजा निर्बंसिया कब वर्तमान समय में पैदा होकर खड़ा हो गया है। इस कहानी में भी ये विशेषता है कि सांदली रानी का मंजरी के देह में प्रवेश कब हो जाता है हमें पता न चलता। कुमार और सुनहार, एक थी सांदली रानी, खाती सुनार का थी, गाती कुम्हार का थी। सुनार दिन भर पसीना बहाता, उसके लिए सुंदर झुमकी और बालियां गढ़ता, फिर उसे पहनाता। कुमार मिट्टी इकट्ठी करता, उसे चाक पर चढ़ाता, गोल गोल घूमते चाक पर मिट्टी नाचने लग जाती। कुम्हार सांदली रानी से पूछता, बताओ क्या बनाऊं। उसकी मिट्टी से वो कभी मीठे शरबत की सुराही, कभी पूजा का दिया बना देता। जब हम वर्तमान में आते हैं तो कनक कुमार और कबीर, कनक कुमार जो कनाडा चला गया है, जिसका उद्देश्य केवल जीवन में पैसा कमाना है, और मंजरी के जीवन में बहुत कुछ है। मंजरी अपने जीवन से बहुत कुछ चाहती है और वो बहुत कुछ उसको मिलता है कबीर कुमार से। ये एक ऐसा त्रिकोणीय कथा का शिल्प है जिसमें पाठक मंजरी और कबीर के रिश्ते पर अपनी मोहर लगा देता है कि मंजरी जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है। इस कहानी को पढ़ते समय मेरे जैसे पाठक के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये कहानी अंत में कहां तक पहुंचेगी, इस कहानी का अंत कहां होगा। सांदली रानी उर्फ मंजरी अंत में क्या करेगी, और इस कहानी का इतना खूबसूरत अंत होता है कि आप एक क्षण को ये सोचते हैं कि इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता था। सांदली रानी या मंजरी का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, और उसके आत्मविश्वास की चरम सीमा है कि वो अपना जो मोबाइल है, वो मोबाइल अपने पति को खोलने से मना कर देती है। पति चांटा मारता है तो मुस्कुराती हुई निकल जाती है। और तड़ाक, कनक कपूर ने खुन्नस भरा एक जोरदार तमाचा मंजरी के गाल पर जमा दिया। जब तक कनक दूसरे चार्टे के लिए अपना हाथ उठाता,
मंजरी मुस्कुराते हुए किताब और मोबाइल हाथ में लिए कमरे से बाहर चली गई, और मुस्कान भी ऐसी जैसे लिखा हो रॉन्ग पिन एंटर्ड। ये कहानी ऐसे ही अंत हो सकती थी। ये कहानी मंजरी के आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना की कहानी है। जैसे दूसरी कहानी शहर सो गया, ये शुद्ध रूप से पत्रकारिता की कहानी है। इसमें पत्रकारिता का जीवन है, लेकिन जब आप कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस पत्रकारिता के जीवन में फिर स्त्री का संघर्ष उभर कर आ जाता है। वो स्त्री जो पत्रकारिता पढ़ते समय किसी से प्रेम करती थी और प्रेम के साथ सपने देखती थी, लेकिन होता यह है कि जब वो पत्रकारिता पूरी करके कहीं इंटरव्यू देने जाती है तो होता यह है कि उपसंपादक या सहायक संपादक को वो पसंद आ जाती है और वो एक प्रस्ताव रखता है, और उस प्रस्ताव के साथ बहकर वो लड़की निकल जाती है। दोनों पति पत्नी अब पत्रकार हैं। जो पति है वो किसी चैनल में प्रोड्यूसर है, और पत्नी जो है वो किसी पत्रिका में उपसंपादक सह संपादक जैसी कुछ पद पर है। पत्नी सारी कहानियां लिखती है, निकालती है, और वो पति के चैनल पर चलती हैं। वो सारा श्रम वो जो अपने लिए करती है वो सब धीरे धीरे वहां पहुंचना शुरू होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो पूछना चाहती है, बहुत सारी चीजें हैं वो जो जानना चाहती है, लेकिन वो नहीं पूछ पाती, और वो सारी की सारी चीजें, जितने प्रश्न हैं वो सब उसके अंदर ही खत्म हो जाते हैं। छठ का अर्घ्य देती हुई स्त्रियों के बीच खड़ी होकर वो सोचती है कि मैं क्या यहीं पहुंचने के लिए निकली थी। ये एक अलग तरह की कहानी है। फिर एक कहानी है फुटबॉल। फुटबॉल में योगिता यादव जी ने जो विषय उठाया है, उस विषय पर बहुत सारी कहानियां पहले लिखी जा चुकी हैं। एक ऐसा विषय जिसमें एक माँ है जो बेटे और बहू की जिंदगी में बराबर उपस्थित रहना चाहती किसी भी रूप में, और वो शारीरिक रूप से अक्षम है, चल फिर नहीं सकती है, फिर भी वो चाहती है कि वो बेटा उसी के साथ रहे, वो बहू के पास सोए भी ना जाकर। और बेटा जो आशीष है, जो आशीष भैया है, वो एयरफोर्स में जाना चाहता था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी केवल माँ को कंधे पर टांग कर सीढ़ियाँ चढ़ाना, उतारना, बाथरूम ले जाना और इसमें सीमित है। और ये जो लड़की जिसकी आंखों से ये पूरी कहानी देखी जा रही है, शुभांगी नहीं, सुधा उसके छोटे भाई की पत्नी है, और उस पूरे घर को आप देखिए जहाँ पर पति पत्नी दोनों हैं, बड़ा भाई उसकी पत्नी, छोटा भाई उसकी पत्नी और माँ है। छोटा भाई जिसकी पत्नी सुधा है वो बहुत लापरवाह है, अनिकेत बहुत लापरवाह है, और वो बड़ा खिलंदर टाइप है। आशीष बहुत गंभीर है, उसकी पत्नी शुभांगी, लेकिन उन दोनों के वैवाहिक जीवन लगभग नहीं के बराबर है। और आशीष बहुत अच्छा फुटबॉलर है, सुधा भी बहुत अच्छी फुटबॉलर है, और इन सब के बीच में ये कहानी किसी अंत तक पहुंचती है। कहानी में सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी की जो मूल नायिका है वो प्रश्न करना बंद नहीं कर रही है, उसके प्रश्न लगातार उपस्थित होते रहते हैं, और उसी कारण ये होता है कि आखिर में आकर आशीष को उसको एक मुकाम तक पहुंचाना पड़ता है जहां से आगे की जिंदगी दिखाता है कि ये तुम्हारा आगे का स्वप्न है। स्मृति की अधूरी रेखा, ये संभवतः रेखा चित्रों की तरह बनाई गई कहानी है, और ये मुझे लगता है कि ये शायद जिंदगी से उठाया गया पात्र है। ये गढ़ा गया पात्र कम है, जिंदगी से उठाया गया पात्र ज़्यादा है, और इसको रेखा चित्र की तरह बनाया गया है। जो गीता श्री जी ने पिछले दिनों 3 किताबें रेखा चित्र पर संपादित की हैं, तो ये जो पात्र है रेखा
नाम का, ये भी लगभग वैसा ही पात्र है। इस पात्र को हम हवा में बिलाता हुआ देखते हैं कि घुल गया हवा में एक पात्र। इसमें कहानी एलिमेंट थोड़ा कम है, थोड़ा सा कहानी, क्योंकि रेखा चित्र जब आप बनाएंगे तो उसमें कहानी एलिमेंट की थोड़ी सी कमी हो जाती है, लेकिन रेखा का चरित्र चित्रण बहुत कमाल का किया गया है। इसके लिए लेखक को पूरे नंबर्स दिए जाने चाहिए कि रेखा का चरित्र आपके सामने उभरता है पूरा का पूरा, उसकी परेशानियां, उसकी बेचैनियां, उसकी चिंता, वो सब आपको दिखाई देती है। फिर एक कहानी है अश्वत्थामा पुनः पुनः, जो मुझे इस कहानी संग्रह की सबसे मजबूत कहानी लगती है। पति द्वारा सुहाना शर्मा, जो निर्मल की पत्नी है, उसकी जासूसी के लिए एक जासूस को नियुक्त किया जाता है। और बहुत बड़े कवि और हमारे समय के बड़े कवि राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। बड़ी अच्छी कहानीकार जयश्री राय जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत है। तो आप उस महिला का आत्मविश्वास देखिए कि वो कॉल करके उस जासूस को बुलाती है एक रेस्तरां में, और वहाँ उसको आमने सामने बिठाकर उसको बताती है कि तुमने जो मेरी जासूसी करके मेरी जो सूचनाएं मेरे पति को उपलब्ध कराई हैं, उससे मेरी जिंदगी में किस तरह का जहर घुल गया है। और वो बहुत सहज, इस कहानी का कमाल ये है कि वो महिला बहुत सहजता के साथ सारी बातें कह रही है। वो कहीं उग्र नहीं हो रही है, एग्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत ठंडे तरीके से। ये इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस व्यक्ति ने उसके जीवन को नर्क बना दिया है, और कैसे नर्क बनाया है वो सब बता रही है। कि वो पति उसको ऐसे पीटता है आजकल, बात बात में ये कहता है कि तेरा वो किस्सा सुना दूं, तेरा वो किस्सा सुना दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। लेकिन जिस व्यक्ति के कारण ये हो रहा है वो जासूस सामने बैठा है, अश्वत्थामा पुनः पुनः जी। अंजू शर्मा जी, नीरज गोस्वामी जी, स्वागत है जयपुर से आपका। वो बहुत ही ठंडे तरीके से उससे बात कर रही है, और इधर जो सामने जासूस बैठा है वो बेचैन हो रहा है, वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, वो गलत जवाब दे रहा है, और उन गलत जवाब में से वो एक बार कहीं कुछ सच बोल जाता है तो वो जो सुहाना है वो उस सही को पकड़कर खींच लाती है, और फिर प्रश्न के रूप में उपस्थित कर देती है कि अभी आपने ये जो कहा ना, इसका उत्तर दीजिए मुझे। तो वो जाल बुनती है, इतना बारीक जाल बुनती है कि धीरे 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 जासूस को पूरी तरह से उस जाल में फंसा लेती है और उठकर चली जाती है, ये कहते हुए कि मैं तो इस तरह की स्त्री थी, तो मेरे जीवन में ये सब कुछ जो हुआ तो मैंने झेल गई, लेकिन आप किसी दूसरी स्त्री के साथ ऐसा मत करना कि उसके जीवन के सारे सब कुछ आप। और ये हैकिंग द्वारा किया जाता है कि जो जासूस है वो इसके सारे अकाउंट सोशल मीडिया के सारे हैक कर लेता है, और वहाँ से हैक करके वो सारी चैटिंग और सारी चीज़ें निकाल कर उसके पति को दे देता है। ये सोशल मीडिया का जो एक गंदा चेहरा सामने आ रहा है, ये उसकी भी कहानी है कि आपका जीवन अब सार्वजनिक हो चुका है। अब आपके जीवन में प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कैमरे देख रहे हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल रखा है उसका कैमरा आपको देख रहा है, और बल्कि वो आपको सुन भी रहा है, पूरे समय सुन रहा है। अगर आप लोग आईफोन जैसे फ़ोन का उपयोग करते हैं तो वो आपको हमेशा सुनता रहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, और उस कैमरे के द्वारा आपको हमेशा देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, और जीपीएस के द्वारा आपकी लोकेशन तो उसे पता ही रहती है। तो ये उस समय की कहानी है। फिर एक कहानी है पीड़ का पेड़। इसमें चिड़ियाओं के बहाने से स्त्रियों के जीवन का जो पूरा चित्र खींचा गया है, और अलग अलग चिड़ियाओं के बहाने से खींचा गया है। सुधा जी और नीरज जी, आप दोनों का धन्यवाद। आप लोगों का हौसला मिलता है तो मैं कुछ और कहने की हिम्मत बांध लेता हूं। उस चिड़िया के बहाने से, अलग अलग चिड़ियाओं के बहाने से, एक जो मैंने कहा एक गृहिणी है, एक वो है जो कामकाजी महिला है, और इस तरह की अलग अलग महिलाओं को चिड़ियाओं का रूप दे दिया है। और एक पीड़ का पेड़ है,
जिस पर आकर ये सारी चिड़ियाएं बैठती हैं और अपने अपने किस्से सुनाती हैं। याद करिए, आपको मैंने 2 दिन पहले आकांक्षा पारे जी के कहानी संग्रह में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें आत्माएं, स्त्रियों की आत्माएं इकट्ठी होकर बात करती हैं। वहाँ बलात्कार की शिकार वो महिलाएं होती हैं, यहाँ पर जिंदगी की शिकार महिलाएं हैं। और उस चिड़ियाओं की भाषा में बहुत खूबसूरती से योगिता जी ने बात कही है। अगर कोई गृहिणी है तो घर में उसको क्या परेशानियां हैं, जो कामकाजी महिला थी वहाँ बगुले के माध्यम से बहुत अच्छे से व्यक्त किया गया है। वो जो जीवन से निकल गई थी, वो चिड़िया का भी शिकार हो जाता है, जो घर में है वो उसका भी शिकार हो जाता है, और वो सब पीड़ के उस पेड़ पर इकट्ठी होकर अपने अपने दुख साझा करती हैं। ये शिल्प का एक नया प्रयोग है, और ये नया प्रयोग पाठक को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से उस स्त्री जीवन को बताने की कोशिश इसमें योगिता यादव जी ने की है। ये वो प्रयोग हैं जो कहानी की एक रसता को थोड़ा सा तोड़ते हैं। प्रयोग करने से तो किसी भी रचनाकार को कभी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि प्रयोग करने से ही कुछ नया पैदा होता है। बस ये सावधानी जरूर रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रयोग ही प्रयोग रह जाए और कहानी खत्म हो जाए। बीच में कुछ कहानियां ऐसी जरूर आती हैं। अगर हम 20-25 साल पहले की कहानियों की बात करें तो कुछ एक दौर ऐसा रहा जहां प्रयोग बहुत ज्यादा था, कहानी बिल्कुल नहीं थी। अब ये समय वापस वो आया है जहां पर प्रयोग और कहानी का संतुलन स्थापित हो रहा है। जैसे ये पीड़ का पेड़, जहां कहानी और प्रयोग का संतुलन है। न कहानी ज्यादा है न प्रयोग ज्यादा है। कहानी को जितना होना चाहिए कहानी उतनी है, और प्रयोग को जितना होना चाहिए प्रयोग उतना है। कहानी के आटे में प्रयोग नमक की तरह पड़ना चाहिए। अगर आपने कहानी को नमक कर दिया और प्रयोग को आटा कर दिया तो फिर आप उसे ना तो गूंथ पाएंगे, और रोटी तो बन ही नहीं सकती, नमक की रोटी बन ही नहीं सकती। तो ये संतुलन इस कहानी में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। फिर ये गई रात के किस्से हैं। ये फिर से पत्रकारिता जीवन की कथा है, और मैं चूंकि पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं, और मैंने और योगिता यादव जी ने संभवतः एक ही समाचार पत्र के लिए पत्रकारिता की है, जिससे वो जम्मू में पत्रकारिता करती थी, उसी के लिए मैंने भी की है पत्रकारिता। और दीपावली के 2-3 दिन पहले से जो विज्ञापनों को लेकर दबाव बनता है, वो उस दबाव के आगे पत्रकारिता जीवन में दीपावली का त्योहार आपके लिए कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपके लिए त्योहार कब आया और कब चला गया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता में त्योहारों का मतलब विज्ञापन होता है। कितने पेज के विज्ञापन। छोटे कस्बों की अगर बात करें, सीहोर जैसे कस्बे जहां मैं रहता हूं वहां की बात करें, तो वहां 15 अगस्त और 26 जनवरी का मतलब होता है सरकारी विज्ञापन। और ऐसे ऐसे समाचार पत्र उस दिन प्रकाशित होते हैं जिनको आप फिर साल भर नहीं देखते हैं। वो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी और दीपावली पर प्रकाशित होते हैं, और केवल विज्ञापनों के लिए प्रकाशित होते हैं। तो उस पूरे समय को बहुत अच्छे से इस में दिखाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो संपादक और विमल कुमार के बीच का द्वंद्व है कि वो उसको बुलाकर अपने केबिन में बिठा लेता है और कहता है कि अब हम दोनों यहीं बैठे हैं, तुम देखो पेपर फिर भी छपेगा। और उसके बीच उसे घर की चिंता है कि घर में पत्नी उर्मिला प्रतीक्षा कर रही कि धनतेरस पे क्या लेकर आते हैं। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी। और बन्नू बिगड़ गई, ये बहुत एक खिलंदर लड़की की कहानी है, और जिसको बहुत खूबसूरती से बनाया है। इस पात्र को बहुत अच्छे से बनाया गया है। उसकी भाषा बहुत अच्छी है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, और वो लगभग आज की नायिका लगती है, आज में खड़ी रहती है। और अंत में अरुण कुमार शुक्ला जो उसे देखने आए हैं, उनके साथ उसका जो व्यवहार है वो गजब है। वो जो अरुण कुमार शुक्ला हैं वो पितृसत्ता के उसी दौर में उलझे हुए हैं, जबकि वो आज के दौर का लड़का है, वो इंजीनियर है और बेंगलोर में सर्विस करता है। उसके बावजूद पितृसत्तात्मक सोच उसकी वही है जो कि
50 साल पहले या 25 साल पहले थी। वो आज भी, गीताश्री जी आपका स्वागत है। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम दौर में हैं। आज हम योगिता यादव जी की किताब पर चर्चा कर रहे हैं। तो पितृसत्ता का वो चेहरा जो है वो अरुण कुमार शुक्ला के रूप में वही का वही दिखाई देता है। उसके दिमाग में स्त्री का मतलब वही है कि तुम सोशल मीडिया पर ये सब चीजें मत डाला करो, तुम अभी तो शादी नहीं हुई है उसकी बन्नों के साथ, और उसके बाद बन्नों का उसके साथ जो प्रत्युत्तर और उत्तर जो होते हैं वो गजब है। बन्नों जो आज की लड़की है वो आज के तरीके से उत्तर देती है और वो उत्तर बहुत गजब आते हैं। और वो एक जगह पर जाकर और अरुण कुमार शुक्ला को गाड़ी में से उतार देती है किसी एक जगह ले जाकर कि अब आप जाइए, और वो फिर आगे बढ़ जाती है। ये आज के दौर की लड़की की कहानी और बहुत अच्छी कहानी है। कांच का जोड़ा तलाक के ठीक पहले की मनोदशा कि तलाक होना अब तय हो चुका है, उसके ठीक पहले की मनोदशा पर बहुत अच्छी कहानी है। डॉल्फिन के जोड़े के बहाने से कांच का जोड़ा होता है, वो गिरकर टूटता है और उसके बीच में इस नायिका का द्वंद्व है कि वो क्या करे, कैसे करे, और उस द्वंद्व के बीच में आखिर में वो जोड़ा गिरकर टूटता है और वो निर्णय ले लेती है कि अब मुझे तलाक लेना है। ये योगिता जी की कहानियों की स्त्री जो है वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि निर्णय पर थोड़ा देर से आती है, लेकिन बहुत ठीक निर्णय लेती है वो। चाहे इसमें हो चाहे बन्नों में हम देखते हैं वो थोड़े देर से होने वाले निर्णय लेकिन बहुत अच्छे निर्णय होते हैं। अब जो अंतिम कहानी ये दिन अभी तांबई है, वो गर्भपात से जुड़ी हुई कहानी है और इस कहानी में उस मनोदशा को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस प्रकार से करियर सामने खड़ा हुआ है और करियर के रहते अभी फिलहाल बच्चा नहीं किया जा सकता, और बच्चा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अपने खर्चे होंगे और अपनी ज़िंदगी, फिर दोनों कामकाजी हैं, पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, तो आखिरकार ये निर्णय होता है कि गर्भपात करा दिया जाए। तो उस गर्भपात को करा देने के बाद की मनोदशा में खड़ी हुई उस स्त्री की कहानी है। ये दिन अभी तांबई है और उस महिला का पूरा मानस जो है वो बहुत अच्छे से इस कहानी में दिखाई देता है और बहुत खूबसूरती के साथ उसके दिमाग की पूरी स्थिति का वर्णन यहाँ मिलता है। ये 10 कहानियाँ जो हैं, ये 10 कहानियाँ 10 अलग अलग तरह के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं और इन 10 कहानियों में आपको स्त्री का संसार देखने को मिलता है। एकाध कहानी में स्त्री का संसार नहीं है, जैसे ये गई रात के किस्से हैं, उसमें स्त्री लगभग नहीं है, जिक्र में आती है कहीं कहीं, लेकिन बाकी वहाँ स्त्री नहीं है। बाकी सब कहानियों में स्त्री है और स्त्री ही है। तो लेकिन वो सब अलग अलग जगह से ली गई स्त्रियां हैं, उन सब के अलग अलग वर्ग हैं, वो अलग अलग तरह के समाज से आती हैं और अलग अलग तरह के जीवन जी रही हैं, लेकिन उन सब की पीड़ा, उन सब के कष्ट और उन सब की तकलीफ़ों का बहुत अच्छे से चित्रण इस संग्रह में देखने को मिलता है। किसी भी कहानीकार की 10 कहानियां पढ़ने के बाद आपको उसके बारे में समग्र आकलन करने के लिए एक चित्र मिल जाता है। और इन 10 कहानियों को पढ़ने के बाद, चूंकि मैंने तो योगिता जी की इससे पहले की भी कहानियां पढ़ी हैं, उपन्यास भी पढ़ा है, तो इन सारी कहानियों को पढ़ने के बाद में एक भविष्य की संभावना, बहुत अच्छी संभावना और योगिता जी में दिखाई देती है कि आने वाले समय में जो उपन्यास उनकी लेखनी से सामने आएंगे या जो कहानियां सामने आएंगी, उन कहानियों में इससे और आगे की कथा होगी, इससे और आगे की दुनिया की कथा होगी, और जिस दुनिया की कहानी हमने यहाँ पढ़ी उससे कुछ और आगे चलकर हम उन कहानियों में उन पात्रों के साथ बात करेंगे। तो अगर आप इस किताब को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भारतीय ज्ञानपीठ के स्टॉल से खरीद कर लाए हैं और आपके पास रखी है, तो इन कहानियों को पढ़ डालिए
और अगर नहीं है लाए थे किसी कारण से तो लॉकडाउन खुलता है तो मंगाइए और इन कहानियों को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये कहानियाँ एक नई दुनिया से आपका परिचय कराती हैं, एक नई दुनिया से आपको जोड़ती हैं। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि लॉकडाउन तो बढ़ रहा है, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन बढ़ाने से पैनिक क्रिएट होता है, इसलिए उसको 15-15 दिन का बढ़ाया जाएगा। और मुझे जैसा मेरे पास सूचना है या जो मुझे लगता है कि जून के दूसरे सप्ताह तक या तीसरे सप्ताह तक भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटाकर भी, लेकिन लॉकडाउन की कुछ चीज़ों के साथ ये चलता रहेगा, क्योंकि अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा ये ज़रूर है कि अब चूँकि हम लगभग दूसरा महीना पूरे होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अवसाद और बेचैनी और ये सब बहुत होगी। तो इस समय ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब चूँकि सुबह होने को जब होती है तो अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होना शुरू कर जाता है। तो इस समय थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, विशेषकर साइकोलॉजिकल रूप से अपने आसपास के लोगों का, परिजनों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेचैनियाँ पैदा हो रही होंगी। उन पर निगाह रखिए और उन पर दृष्टि रखिए, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स अनिश्चय की स्थिति में हैं, तो बच्चों की दिमागी स्थिति भी खराब हो रही होगी। उन पर ध्यान रखिए। विशेषकर शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा इस समय मानसिक स्वास्थ्य की ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर ज़रूर ध्यान रखिए। और ये थोड़ा सा कठिन समय है, ये बीत जाएगा, बहुत सारा बीत गया है और थोड़ा बीत जाएगा। तो अगले सप्ताह हम फिर से कुछ नई किताबों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।